आज हमें बात करनी है एक और शो शख्सियत के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हम अपने मशहूर अहम तरीन एनालिस्ट और इससे मुतल्लिक शोज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तो आज हमें मोहतरम हसन निसार साहब का जो अंदाज़े तहरीर तकरीर और उनका शो है, उनके तज्ज़िये को, राइटिंग्स को, कॉलम को, डिस्कशन को, गुफ्तगू को, एनालिसिस को एनालाइज करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हसन निसार साहब की अगर तहरीर तकरीर का जायज़ा लिया जाए तो उसका स्टेटस और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सबसे पहले उनकी तहरीर और तकरीर में जो सबसे नुमाया एट्रीब्यूट क्वालिटी है वो ये है कि उनकी फ्रेजिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और यही फ्रेजिंग उनकी कम्युनिकेशन को बहुत रिच करती है। इसलिए शायद उन जैसा वेल वर्स्ड फ्रेजर और उसके ज़रिए कम्युनिकेशन करने वाला शायद कम से कम उर्दू कॉलम राइटर और जो इस योनरा के लोग हैं, कोई दूसरा नहीं। तो ये उनकी तहरीर की तकरीर की सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी है। दूसरा है उनका स्टाइल। अब उनका जो स्टाइल है, हर उनको सुनने वाला लिसनर, व्यूअर्स और पढ़ने वाला रीडर जो उन्हें रेगुलर सुनता पढ़ता और देखता है, वो ये महसूस कर सकता है और करता है कि इट साउंड्स रूड, he seems to be rude, he is the rude। ये तीनों इंप्रेशन भी है और रियलिटी भी है। जो उनकी फ्रेजिंग और उनके स्टाइल के कॉम्बिनेशन से पैदा होती है। इसके नतीजे में यकीनन जहाँ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एक रूड इम्प्रेशन और रियलिटी भी डेवलप होती है। तो ये बात नुमाया तौर पर उनकी तहरीर तकरीर स्पीकिंग और राइटिंग में नज़र आती है। इसके बाद उनकी तहरीर और तकरीर से महसूस होता है कि खुद उनका और उनके व्यूअर्स और लिसनर का उससे कथारसिस भी होता है। अब ये तीनों चीज़ें, ये स्टाइल, ये रूडनेस और ये कम्युनिकेशन और फ्रेजिंग इसलिए भी डेवलप हुई है कि उनके रीडर लिसनर तो किसी हद तक कुछ ऐसे हैं, लेकिन अक्सर उनके जो हल्का अहबाब में यारे गार हैं, उन्होंने उन्हें ये बावर करा दिया है कि ये स्टाइल है तुम्हारा और ये एक तुम्हारे अंदर यूनिकनेस पैदा करता है।
तो ये है उनकी तहरीर का मेरे नज़दीक सबसे पहला एक स्टेटस। अब आगे आके देखते हैं कि उनकी फिर तहरीर के इसके बाद क्या जस्ट फ्रेजिंग है, कम्युनिकेशन है और एक अग्रेसिव स्टाइल है, या कोई कंटेंट से भी उन्हें लेना देना है। उनकी तहरीर और तकरीर में कोई थिंकिंग, कोई कंटेंट, कोई फिक्र, कोई ग्रूमिंग, ये भी है कि नहीं है। तो असल में तो मेरे नज़दीक उनकी इस तहरीर का कोई भी जायज़ा ले तो एक वो अच्छे कम्युनिकेटर और फ्रेजर तो हैं, लेकिन उनकी तहरीर का तकरीर का जायज़ा लेने से महसूस होता है कि वो एनालिसिस से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि एनालिसिस कंटेंट से बनता है और कंटेंट कंपेयर टू हिज कम्युनिकेशन और फ्रेजिंग उनका बहुत पुअर होता है। तो जब कंटेंट ऐसा होगा तो उससे ये मसाइल पैदा होंगे। अब अगर हम गौर करें तो उनके कंटेंट के अंदर, उनकी तहरीर के अंदर, तकरीर के अंदर अगर हम जायज़ा लें कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसके मेरिट और डीमेरिट हैं, तो सबसे पहले आप उनकी बहुत आसानी के साथ उनके शोज से, उनके कॉलम से, उनकी स्पीकिंग से 2-3 चीज़ें बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं पूरी रिपीटेडली। 100 में से 90 कॉलम, 10 में से 9 कॉलम, इसी तरह उनकी स्पीचेस से दान निकालें तो ये मिल जाएगा। सबसे पहले कि पाकिस्तानी कौम के डिफ़ॉल्ट और डीमेरिट क्या हैं, ये आप आसानी से पूरी एक फहरिस्त बना के निकाल सकते हैं उनकी बातों से, उनकी तहरीरों से। इसी तरह मुसलमानों के डीमेरिट और डिफ़ॉल्ट्स क्या हैं, ये निकाल सकते हैं। अब जब ऐसा है तो क्या ये सिर्फ अच्छी फ्रेजिंग, स्टाइल और कम्युनिकेशन और कथारसिस का नतीजा है, या ये कोई बहुत कैलकुलेटेड, वेल थॉट प्रोसेस का नतीजा है? तो हम तो चूंकि तहरीर का जायज़ा ले रहे हैं, किसी की नीयत पर तो बात कर नहीं रहे, इरादे पर बात कर रहे, तहरीर से उनका क्या स्टेटस है उससे मैं उनके एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज बता रहा हूँ। तो किसी भी तहरीर की जिसमें ये क्वालिटीज़ हों, किसी को भी मौजूद न है, किसी कौम को, इंसान को हमेशा रिपीटेडली उनके डीमेरिट और डिफ़ॉल्ट्स ही को डिस्कस करे और सलूशन ना दे, तो वो तज़िया नहीं हो सकता, वो तहरीर तज़िया नहीं हो सकती। क्योंकि तज़िये में, एनालिसिस में आप मेरिट रखेंगे, डीमेरिट रखेंगे, फिर बताएंगे ये मेरिट हैं, ये डीमेरिट्स हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, उसका कंक्लूजन करेंगे और सलूशन देंगे। तो आपको डीमेरिट तो मिलेंगे, ना मेरिट मिलेगा ना सलूशन मिलेगा। तो ऐसी कोई भी तहरीर एक ख़ास जहन और ख़ास कैलकुलेशन के तहत लिखी जाती है। वो क्या है? अगर आप गौर करें तो हमारी इंटरनेशनल और लोकल इस्टेब्लिशमेंट जो है, इसका ख़ास एजेंडा होता है। वो एजेंडा ये होता है कि ये अपने हक में 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्री टू कंट्री, वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। उनमें सबसे पहला यूनिवर्सल एथिक, ह्यूमन एथिक्स, दूसरा पेट्रियोटिज्म और तीसरा रिलीजन।
इसको अपने हक में भी यूज़ करते हैं और अपने खिलाफ भी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों है? ये फार्मूला बड़ा कैलकुलेटेड इंटरनेशनल और लोकल एस्टैब्लिशमेंट का, इसलिए कि इंसानों का कोई तबका भी इन तीन चीज़ों से खाली नहीं हो सकता। ये थीस्ट भी होंगे तो वो यूनिवर्सल एथिक्स, ह्यूमन एथिक्स को तो मानेंगे, और ज़्यादा अक्सरियत किसी न किसी मज़हब की मानने वाली होती है और किसी न किसी मुल्क में रहती है। तो पेट्रियोटिज्म और मज़हब से तो फरार नहीं, और जो इन दोनों को, जो मज़हब से फरार है तो यूनिवर्सल एथिक्स तो मानेगा। इन चीज़ों को वो यूज़ करते हैं ममालिक में हुकूमतों के ज़रिए, अपने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए, इसी तरह इंटेलेक्चुअल के ज़रिए और सूडो इंटेलेक्चुअल के ज़रिए। तो कोई भी तहरीर जब इस किस्म की क्वालिटीज से वो रिच हो तो उसमें आप देखेंगे कि वो शख्स, वो तहरीर इस कैलकुलेशन के साथ लिखी जाती है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जब किसी मुल्क में किसी जगह पर अपना एजेंडा पूरा करना होता है तो सामने ला के या मज़हब को खड़ा कर देगी, या ह्यूमन एथिक्स को, या पेट्रियोटिज्म को। यानी एजेंडा उनका होगा, सामने ये चीज़ें रखी गई है, ये मज़हब के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, मुल्क के मफाद के खिलाफ है। इस तरह की वो कैलकुलेशन करेंगे। इसके तहत जिस कौम को उन्होंने बर्बाद करना हो तो कभी इन तीनों चीज़ों के ज़रिए उस कौम में ऐसे इंटेलेक्चुअल को सामने लाएगी जो उस कौम को उसकी खाम की तारीफ़ें, और तुम में कोई ऐब नहीं है, तुम सबसे सुपर हो, बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी क्या बात है, सारी साजिशें तुम्हारे खिलाफ, जैसे हमारे पाकिस्तान में यहूद और हनूद कर रहे हैं। एक ये बड़ा ख़तरनाक तरीका होता है, ये एस्टैब्लिशमेंट करवाती है इंटरनेशनल और नेशनल, इसी तरीके से ताकि उन्हें सिक्योरिटी कम्प्लेक्स के ज़रिए मार दिया जाए, और इसी तरीके से इसके खिलाफ जब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा करना होता है तो ऐसी जहन साजी की जाती है तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, एनालिस्ट के ज़रिए, इंटेलेक्चुअल के ज़रिए, कि उन्हें बिल्कुल इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार करके सिर्फ और सिर्फ उन्हें ऐब बताए जाएं और रिपीटेडली बताए जाएं। तो आप देख लें, जैसे मैंने इस इनकी तकरीर के आपके सामने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए, अगर ये क्वालिटीज़ इनकी हर चौथी तकरीर में, हर चौथे कॉलम में हैं तो फैसला आप पर है। आप देख सकते हैं कि इनकी तहरीर और तकरीर किसके एजेंडे को बढ़ा रही है अपने स्टेटस वाइज। नीयत अटेंशन अल्लाह जानता है, हम तहरीर का स्टेटस कह रहे हैं और मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा। जिस तहरीर में भी ऐसे एट्रीब्यूट्स हों कि किसी कौम को रिपीटेडली सिर्फ आप उनके डिफॉल्ट्स और डिमेरिट्स बताएं, सोल्यूशन ना दें, वो तहरीर हमेशा एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल लोकल एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के मुताबिक होती है। वो किसी की तहरीर हो, तकरीर हो, अगर ऐसा है इनके तहरीर और तकरीर में तो आप ये फैसला कर सकते हैं, नहीं है तो तलाक कर सकते हैं, फैसला आपका है। मैं तो सिर्फ आपके सामने एक एनालिसिस और जायज़ा रख रहा हूँ। अब आइए आखिर हम इस पर कर लेते हैं बात के, कहा जाता है कि मसूद भी कहते हैं और वो लोग भी, कि जब बहुत ज़्यादा इन पर सिस्टम तनकीद की जाती है कि आप डिप्रेशन लाते हैं तो कहते हैं कि मशीन, एक एक्सरे मशीन है, वो तो जो उसके सामने आएगा वो करके दिखा देगी। इससे भी आप इनकी इंटेलेक्ट का और इनकी मैग्नेमिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई जो तजिया कार होता है वो मशीन नहीं होता, वो इंसान होता है। और इससे अगली बात, अगर इसी मिसाल को भी लेने, हर मिसाल और तमसील में क्या फ़र्क है वो तो और अकेडमिक बात हो जाती है, उसे मैं अब छेड़ नहीं सकता, यहाँ पर लंबी बात है वो। जब आप किसी मालिज के पास जाते हैं तो तजिया कार एक मालिज होता है, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो आपको चेक करता है और आपसे कुछ टेस्ट एडवाइस करता है।
जब वो टेस्ट करा लेते हैं, वो आपके टेस्ट देखता है, फिर आपको बताता है कि ये प्रिकॉशन है, ये आपका इलाज है और ये आपने करना है, ये आपकी बीमारी की नोयत है। और अगर आप ये प्रिकॉशन करेंगे तो कितना ठीक होंगे। ये बीमारी ने सारी ज़िंदगी जाना है, इतने अरसे में ठीक होना है। ये उसकी हिदायत हैं। तज़कियाकार ये करता है, अगर वो नॉलेज भी आपकी रिपोर्ट लेकर सिर्फ आपको बता के कि बस ये बीमारी आ गई है, जो नुकसान हो गया है, अब इसका इलाज कोई नहीं है, और उसी को रिपीट करता रहे, तो आप 10 मिनट अपने उस मरीज की बात नहीं सुन सकते। तो तज़कियाकार मशीन नहीं होता, एनालिस्ट होता है। वो बड़ी ईमानदारी से आपके मेरिट डीमेरिट आपको एक नॉलेज की तरह, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह बताता है और फिर आपका क्योर देता है। तो ये है मेरे नज़दीक इनकी तहरीर और तकरीर का एक जायज़ा। फैसला व्यूज़ के ऊपर है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कमेंट्स करके कि आप और कैसी और वीडियो देखना चाहते हैं। फिर इंशाल्लाह हम आगे रमज़ान होगा, इंशाल्लाह उस पर रमज़ान से मुतल्लिक बात करेंगे, फिर अपने सिलसिले को यहाँ पर उसके बाद यहाँ से जोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।